Good afternoon. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is nutritional counseling among PLHIV, CLHIV, and ANC. And speaker Dr. Jasleen Kaur. Dr. Jasleen Kaur is a COART medical officer from last 12 years. She has done MBBS and PG diploma in HIV medicine. She has also worked as house surgeon in the pediatric department. She has successfully completed University of Washington online courses on clinical management of HIV, leadership and management in health, global mental health, and project management for global health. Now I request Dr. Jasleen to start the session. Thank you. Hello. Ma'am, you're audible. Yes. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Jasleen. This is a session which everyone is using in daily life. The session is nutritional counseling of PLHIV, CLHIV, and ANC. So nutritional counseling is for everyone, whether it's, I think slides. मैम कोई स्लाइड पे कहीं पे भी क्लिक करके फिर नेक्स्ट कीजिए। कहीं पे भी क्लिक करिए, फिर स्क्रीन पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए कीबोर्ड पे। इट्स नॉट मूविंग, आई थिंक। मैं तो नेक्स्ट नहीं, स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करके ना फिर नेक्स्ट कीजिए। इससे हाँ, चलो। So, welcome back, everyone. Today's topic is nutritional counseling among PLHIV, CLHIV, and ANC. So, basically, we know we all focus on nutrition uh, for healthy individual also and any disease person. So, in a hospital setup, we all see the patients, and in ART center, we all see PLHIV. तो हमारे यहाँ पे सब लोग जो है HIV पेशेंट्स आते हैं ART सेंटर में, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है उसी के अराउंड रहेगा। द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, ये सब चीजें हम देखते हैं। और जब पेशेंट्स के अंदर उनकी मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पाते हैं, इससे क्या होता है कि उन पेशेंट्स को जब इन्फेक्टेड हैं ये सब चीजें आई, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इम्पेयर हो जाता है और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है और वो HIV से, वायरस से उतना अच्छे से और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते। तो न्यूट्रिशन जैसे कि एक पौधे को खाद खाना चाहिए, उसी तरह से एक इंसान को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए और HIV पेशेंट को एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा अधिक चाहिए ताकि वो अपनी बीमारियों से लड़ पाए। तो जब उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसके अंदर इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शंस को पकड़ पाने की जो क्षमता है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण उसकी जो प्रोग्रेशन है, जो बीमारी की तरफ जो आगे उसका फास्ट हो जाता है, उसका मतलब एड्स की तरफ जाने के लिए, अगर उसकी दवाई और उसका खाना सही नहीं है। तो इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं और माल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज फूड इनटेक, इन्फेक्शंस और वायरल रेप्लिकेशन जो है इस तरह से उनका बढ़ता जाता है। और जब बढ़ रहा है तो आगे आगे वो जो पेशेंट है वो कमजोरी की तरफ जा रहा है और उसको जो वायरस है वो पकड़ता जा रहा है।
इम्पैक्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ वेल न्यूरिश्ड पर्सन जो है, जो HIV पॉजिटिव है, उसकी अगर अच्छा खाना खा रहा है, उसकी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ होगी, उसका इलनेस कम होगी, उसकी रिकवरी जल्दी होगी, उसका वेट अच्छा इंक्रीज करेगा, एपेटाइट अच्छी होगी। तो जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ है, वो सब चीजें अच्छी रहेंगी अगर वो अपना खाना पीना सही करता है। कॉजेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन HIV, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं अगर उसको HIV है और उसके अंडर न्यूट्रिशन? उसका कारण ये हो सकता है कि ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है PLHAV की ज्यादा होंगी। अगर एसिम्टोमेटिक है और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल से 10% अधिक होंगी, और सिम्टोमेटिक फेज के अंदर जब उसको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो उसके अंदर 20 से 30% जो है वो न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है। तो देर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रो ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट, और जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है इंसान के अंदर, और उससे इंसान और कमजोर महसूस करता है। तो रिड्यूस फूड इनटेक, अब जब खाना कम खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही। अब भूख लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर एक भूख कम लग रही है। भूख कम लग रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका अब बीमारी है, उसकी वजह से उसका खाने का मन नहीं है। जब आप नॉर्मल कोई भी इंसान अगर कभी बीमार होता है, बुखार आता है, तो कह देते हैं मुंह का स्वाद कड़वा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाना। तो उसी हिसाब से अब आप सोचो कि एक HIV इंसान है, उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसको HIV है, वो उसको और मन नहीं कर रहा खाना खाने के लिए। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसको और ज्यादा, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आएंगे। वो भूख नहीं लग रही, न्यूट्रिशन कम खा रहा है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन तो जा नहीं रहा, अंदर वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता जाएगा। उसके ओरल लीजन हो सकते हैं, उसके मुंह में छाले आ सकते हैं, कैंडिडा हो सकता है, उसका मुंह भरा हुआ है, और उस कैंडिडा की वजह से उसके अंदर हो सकता है ईसोफेजेस के अंदर भी वो कैंडिडा चला जाए, और उसके जो खाना है वो डिस्फेजिया हो जाए, उसको खाना ही ना खाया जाए, बिल्कुल उल्टी जैसे मन होना शुरू हो जाए। हो सकता है खाना अंदर लेके जाने की कोशिश करे तो भी उसको उल्टी आ जाए। तो ये सारे के सारे, जब पुअर इनटेक है, उसके अंदर कुछ खाना ही नहीं है, तो उसकी फटीग, डिप्रेशन, और उसका मन भी खराब होगा कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा। किसी भी हालत में एक दो वॉमिटिंग करेगा, उसका एब्डोमिनल क्रैम्स पड़ सकते हैं उसको। तो इस खाना ना खाने की वजह से उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डे बाय डे बढ़ जाएंगे, और मे बी उसको TB हो सकती है, डायरिया, माल अब्जॉर्प्शन, जो कि HIV के आगे स्टेज 3 को या स्टेज 4 को लीड कर दे। तो इसी तरह से उसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट को दवाई देते हैं और उससे उसको नौजिया हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन। वो तो उसको तब भी भूख ना लगना, ऑल्टर टेस्ट होना, या डायरिया वॉमिटिंग आ जाना, ऐसा भी होता है। रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, अब उसको न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, या तो वो उल्टी कर रहा है या उसको डायरिया हो रहा है, तो उसके वजह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर के अंदर रह नहीं पा रहे, और कई बार इससे वाटर लॉस भी हो जाता है। तो जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड महसूस करता है। तो मेडिकेशन ऑल्सो अफेक्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन।
चेंजेस इन बॉडी कॉम्पोजिशन। अब इंसान की बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या क्या उसकी फर्क आएगा कि अब जो पीएलएचआईवी है, प्रोटीन्स आर यूज्ड रादर देन फैट्स टू मीट द एनर्जी डिमांड्स। और प्रोटीन जो है वो रिच सोर्स है एनर्जी का। हर एक, आपने नॉर्मल लाइफ में भी सोचा होगा, सुना होगा कि जो जिम करने जाता है वो इतना प्रोटीन लेता है जी। ऑफ द काउंटर आपको वहां पे पड़े हुए पैकेट्स मिल जाएंगे कि ये इतना है, इतना। प्रोटीन इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उस इंसान को जो पीएलएचआईवी है उसको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो पहले ही कम है एनर्जी। तो उस डिमांड को, जो एनर्जी उसकी पूर्ति करने के लिए उसको प्रोटीन्स ज्यादा चाहिए। तो प्रोटीन्स अगर आगे हमारे एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो वो फैट में ब्रेक डाउन होके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फेजेस ऑफ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जैसे ही हम आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप सबसे पहले उसका, पेशेंट को देखते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप देख के पता लगा सकते हैं। कोई भी आपके पास पेशेंट आया, आप देखते हैं पेशेंट की आई संकन है, उसका पैलर तो नहीं है, उसको कोई इक्टिरस तो नहीं है, जो नॉर्मल। उसको देखने से आपको पता लग सकता है ना कि कैसा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, थिन है, थिक है, उसका ओबीस है, उसका कलर ऑफ हेयर क्या है, आईज कैसी हैं उसकी, नेल्स कैसे हैं। इन चीजों से आप उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट, थोड़ा बीमारी इंडेक्स नहीं मैं बोल रही, न्यूट्रिशनल असेसमेंट लगा सकते हैं। उससे फिर आप, अगर आपको लगेगा कि हाँ पैलर है, तो आप एक डायग्नोस लगा लोगे कि इसको एनीमिया तो होगा, या इस तरह से एक रफ जजमेंट जो है उसको आप देख के लगा सकते हैं कि हाँ इसको ये चीज हो सकती है। उसके बाद ही आप उसके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, उसको तभी वो सब चीजें, नॉर्मल तो अपने इन्वेस्टिगेशंस देने हैं ही हैं, लेकिन उन चीजों के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या क्या सोच सकते हैं। अगर बिल्कुल आपको तिरक लग रहा होगा तो आप कहोगे कि नहीं, इसका अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लेते हैं, इसका ये भी। तो आप एक डायग्नोसिस पे, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस पे आते हो, और फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हो कि हाँ इसके अंदर आपको ये खाना चाहिए। अगर आपको पेशेंट से पूछेंगे आपको एनीमिया लग रहा है, आपको आयरन, फोलिक एसिड, B12, ये सब चीजें आप उसको उसी टाइम प्रिस्क्राइब करोगे कि ये खा लो। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, सिम्टम्स है, ये सब पूछने के बाद आप वैसे वैसे उसकी इंटरवेंशन, और वैसे वैसे उसको आप डाइट प्रिस्क्राइब करोगे कि ये चीजें आपको खाने के लिए जरूरी हैं, और ये मेडिकेशन आपको। तभी उसकी मॉनिटरिंग और इवेलुएशन करके आप उसको आगे असेस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। और न्यूट्रिशनल असेसमेंट हो गई तो उससे आप, जो ABCD है इसका इंटरवेंशनल काउंसलिंग के बाद, उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, बायोकेमिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट, डाइटरी असेसमेंट, ये सारा का सारा उसी लैब में चलेगा कि उसको क्या क्या उसकी ये टूल्स की सहायता से जो हम है उसको आगे आगे फर्दर उसकी वेलबींग की तरफ लेके जाएंगे कि हाँ इसमें ये चीज हमें कम पाई। बायोकेमिकल असेसमेंट में हम उसके जैसे लैब पैरामीटर्स टेस्ट करा के देखेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में उसका BMI इंडेक्स करके देखेंगे, और लैब पैरामीटर्स में हमें पता लग सकता है कि उसका HB कितना है, उसका आयरन कैल्शियम कितना है, उसका ब्लड शुगर कितना है, HbA1c कितना है, लिपिड कितने आए हैं। तो क्या क्या उसके क्लिनिकल असेसमेंट में उसका हम हिस्ट्री पूछ के लगा सकते हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता लगाएंगे। डाइटरी में उसकी हम उसके बताएंगे कि उसको क्या क्या उसकी डाइटरी इंटेक बढ़ानी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए उसके लिए। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के लिए सब सब मियाटी सेंटर्स में एक वेइंग स्केल है, एक
स्टेडियोमीटर हाइट के लिए है, इससे हम बीएमआई निकाल सकते हैं जो कि बॉडी मास इंडेक्स है। और बॉडी मास इंडेक्स अगर लेस देन 16 है तो वो सीवियर थिननेस है। तो जो नॉर्मल अगर हेल्दी वेट बोला जाए तो वो 18.5 से लेके 24.99, रफ एस्टिमेट है कि 18.5 से 25 किलो के बीच में जिसका बीएमआई आता है वो हेल्दी वेट में कंसिडर करते हैं। इससे कम वाले सारे जो है वो अंडरवेट होंगे, इससे जो 25 से ऊपर चले जाएंगे वो ओवरवेट कहलाएंगे। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि अंडरवेट की माइल्ड थिननेस, मॉडरेट थिननेस, सीवियर थिननेस में चले जाते हैं। और 25 से आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 ओबेसिटी, और मोर देन 40 हो जाए तो ग्रेड 3 ओबेसिटी भी हो जाती है। तो यही जो हमने ABCD पढ़े थे, जो बायोकेमिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट और डाइटरी की, उसको बायोकेमिकल जो टेस्ट कराए, क्लिनिकल में उसकी हमने इवेलुएशन देखी पर, और उसकी हिस्ट्री ली, मेडिकल कंडीशन देखी। डाइटरी में उसको हमने उससे पूछा कि आपने क्या क्या खाया। पेशेंट तो बोल देगा मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, हर रोज मैं बहुत अच्छा खाना सब। अब उसका अच्छा और आपके अच्छे में बहुत फर्क हो सकता है वो एक ढाबे में काम करता हो और वहां पे रोज 2 टाइम समोसे खा के गुजारा करता हो, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर पे तो दाल रोटी भी नहीं बन पा रही, तो उसको एक एक समोसा, जो कि एक फ्राइड फूड है और उसमें प्लेन आलू है, मैदा है, और वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसने तो कह दिया कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ या नूडल चाउमीन खा रहा है, जो कि एक वेल बैलेंस्ड फूड नहीं है। और अगर आप उसको पूछोगे कि हाँ कितनी बार हफ्ते में कितनी बार दाल खाते हो, कितनी बार आप दूध पीते हो, कितनी बार आप अंडा या मीट खाते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो कितनी बार आप पनीर, सोयाबीन, चने कितनी बार खाते हो, तो उसकी फूड हैबिट पूछने से ही आपको पता चलेगा कि उसने अच्छा डाइट खाया है या नहीं खाया है, उसकी बिहेवियर कैसा है। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है जो हमें पूछने हैं कि कोई उसको क्लिनिकल असेसमेंट करते टाइम, कि उसको कोई डिस्फेजिया तो नहीं होता, कि उसको खाना बाहर तो नहीं आ रहा, मुंह में छाले तो नहीं है जिसकी वजह से उसको खाना स्वाद नहीं लग रहा, और उसको खाना चबाया नहीं जा रहा, कोई ओरल डेंटल इश्यूज तो नहीं है, उसके दांत सड़ रहे हों, वो खाना चबा ही नहीं पा रहा, इसके लिए वो खा ही नहीं रहा, कोई फीवर तो नहीं चल रहा, और उसको कोई एनीमिया, कोई विटामिन डेफिशिएंसी, कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और मोस्ट कॉमन जो ये PLHIV है, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखी गई है और सबसे कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो TB है। तो उसको जरूर रूल आउट कर लिया करो कि कहीं इसको TB तो नहीं है। और डाइटरी असेसमेंट में जैसे मैंने बोला कि टाइप ऑफ फूड क्या खाता है वो, कि और कितना अमाउंट खाने के लिए मिलता है उसको। हो सकता है कि बस सुबह खाना खाया था, उसके बाद चल पड़ा, फिर पूरा दिन बस 2 कप चाय पी ली, एक बिस्किट खा लिया, और उसके बाद रात को आके सो गए कि लेट हो गए थे जी या कुछ ऐसे, या रात को कल की बची हुई रोटी खा ली थी उसके बाद तो खाना। और कई पुअर इनटेक वाले होंगे और कई अंडर न्यूट्रिशन वाले होंगे जिनके घर में सब कुछ है लेकिन वो खा नहीं रहे होंगे, और कई कुछ खा नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनकी अपनी दिक्कतें हैं, कि ओरल हाइजीन या उनके ओरल थ्रश की वजह से। तो जो जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे फूड इनटेक के अंदर, वो आपने उनको चेकलिस्ट चेक करके उनको समझाना है कि उनको ये चीजें खाने के लिए जरूरी हैं। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस पे जब हम पहुंचते हैं, उसका एनालाइज करेंगे कि उसका वेट कैसा है, वेट गेन की तरफ है या वेट कम की तरफ है। और goals of nutrition intervention are to optimize overall nutritional status and empower PLHIV to be committed to take responsibility of his or her health। तो हमारा जो गोल है वो ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशनल स्टेटस की तरफ है। ये नहीं है कि हाँ इंसान जो हमारे पास पेशेंट आया वो सिर्फ खाना ही खाए, खाना प्रॉपर संतुलित आहार जिसको कहा जाता है वो खाए, ताकि उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ना हो, और जो उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो
एनर्जी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो पाए। और इसी तरह से जब जैसे जैसे आप समझा के भेजेंगे तो सब्सिक्वेंट जो फॉलो अप विजिट्स आएंगी उसके अंदर आपने ये सब चीजें चेक करनी है कि उसने ये खाया, उसके पैरामीटर्स इंप्रूव हुए या नहीं हुए, क्या उसके अंदर कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत है या उसको समझाने की और जरूरत है। ड्यूरिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है, जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में पेशेंट आएगा उसकी एनर्जी नीड्स जो है वो 10% ज्यादा होंगी प्रति एज पर नॉर्मल हेल्दी पीपल। तो नॉर्मल लोगों से जो डिजीज नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10% एसिम्टोमेटिक जो स्टेज 1 वाले पेशेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो 10% ज्यादा होगी। और इंक्रीज एनर्जी इनटेक ऑफ 20 to 30%। और जो अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस लेके आए हैं तो उनकी जो है वो 20 से 30% जो है डेली रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। और रिकमेंडेड एनर्जी इंटेक ऑफ HIV इन्फेक्टेड अडल्ट ऑल्सो अप्लाई टू HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब वही जो PLHIV जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर भी ये चीजें, या जो माताएं PLHIV बच्चे को दूध पिला रही हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। The protein requirement for PLHIV are not different from those not infected with HIV। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वही हैं 1 ग्राम/kg/डे। और उनको हम ये समझा सकते हैं कि कुछ अच्छे चीप रेडली अवेलेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है, सबसे चीप सोर्स बताना ज्यादा आसान रहता है क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं कि हाँ ये हम खा सकते हैं। आज अगर आप कोई महंगा चीज या महंगा डिब्बा बता देंगे, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना खा के उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चीप सोर्स उसके किचन सोर्स में से बताएंगे तो शायद उसको वो हैबिट बना ले और लगातार खाए। तो अंडों में प्रोटीन है, दूध, बेसन, बेसन से बने हुए प्रोडक्ट्स जो काले चने हो गए, सोयाबीन, और जिसको न्यूट्री नगेट्स करके जो आते हैं, दाल, मीट, ये सब चीजें जो है ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप उनको समझा सकते हैं कि आप अपने घर में इन चीजों का इस्तेमाल करें। एग्स बॉईल करके खाने हैं या सैंडविच में लगा के खाने हैं, रोटी में लगा के खाने हैं। दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दूध, और बेसन, बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन की आ, आगे जो लड्डू बना सकते हैं। काले चने हैं उनका चाहे गुड़ चना खा सकते हैं, चना चाट खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। दाल, अंकुरित दाल अच्छी है उनके लिए खाने के लिए। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप उनको समझा सकते हैं कि ये चीजें आप खा के आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है अपनी पूरी कर सकते हैं। तो फैट रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो भी उनको चाहिए। 20 to 30% of the total energy should be provided by fat. At least 50% fat should consist of vegetable oil rich in essential fatty acids। तो कॉमन सोर्स ऑफ फैट क्या होंगे? घी हो सकता है, बटर हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं। तो उनको आप बता सकते हैं कि अगर उनके पास घी है तो वो एक्स्ट्रा ऊपर डाल के सब दाल में खा सकते हैं, घी और बटर। और सरसों तेल, जो भी वेजिटेबल ऑयल ये यूज करते हैं उसका यूज करें वो। Micronutrients, a daily dose of micronutrient providing recommended daily allowance of vitamins and minerals may be supplemented if the available diets are not balanced and do not contain a variety of animal source food, fruits and vegetables। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर आपके पूरे नहीं हो पा रहे तो आप उनको सप्लीमेंट्स उसके बता सकते हैं उसका, ताकि वो ले सके और उससे अपनी वो कमियां
डाइट की पूरी कर पाए। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, तो उसको आपने वो भी बताने हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो ले सकता है। डाइटरी फाइबर रिक्वायरमेंट्स। अब फाइबर रिच फूड जो है वो पेट को मतलब जैसे ही खाएंगे थोड़ा फिल अप कर देगा स्टमक, उसको क्विकली उसको भरा भरा महसूस होगा। और फाइबर जो है उसका इंटेस्टाइन क्लियर करने में, उसका गट क्लियर करने में उसकी हेल्प करेगा। तो आपको उसकी अगर कोई जीआई प्रॉब्लम्स है उसको, तो उसको फूड रिच इन फाइबर आप प्रिस्क्राइब करिए, ताकि वो कुकम्बर, एप्पल, खीरा, सेब, गाजर, अलसी और हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीजें खाने के लिए बताएं, ताकि वो डाइट में रोज ले और अच्छी तरह से अपना पेट साफ कर सके। फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, तो 8 से 10 गिलास पानी, और सेफ पानी। अगर उनके पास कोई फिल्टर सोर्स नहीं है या उनके वहां पे पानी अच्छा नहीं, साफ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट वो पानी बॉईल करके उसको छान के पी सकते हैं। ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो जो पीएलएचआईवी है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, फैट, आयरन, कैल्शियम जैसे नॉर्मल, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, और जो प्रोटीन एडिशनल जो है उसको हमने देना है 9.5 ग्राम इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 22 ग्राम्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। आयरन कैल्शियम हर प्रेग्नेंट फीमेल को स्टार्ट हो जाता है, उसको फैट या बाकी विटामिन सी जैसे उसको बोलते हैं कि फल खाए और अच्छी डाइट खाए। जो आशा वर्कर्स हैं, जो एएनसी फॉलो अप करती हैं, जो हमारे पीपीटीसीटी काउंसलर्स हैं, हर हर इंसान उनको गाइड कर सकता है पीएलएचआईवी को। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर के पास ही उसको गाइडेंस मिलेगी। जहाँ जहाँ पे जिस जिस जो भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, वो सभी उसको गाइड कर सकते हैं, ताकि जो आने वाला बच्चा है, क्योंकि मदर को ये भी समझाना है कि वो एआरटी खाए। अगर मदर अच्छे से एआरटी खाएगी तो आगे बच्चे में इन्फेक्शन जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और अगर वो अच्छा खाना खाएगी तो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा, उसको आगे कोई बीमारी होने के चांसेस कम होंगे, उसका अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा होगा। तो ये सब चीजें जो है वो हर एक चीज काउंसलर से लेके डॉक्टर तक हर बंदा उसको समझा सकता है। Importance of good nutrition during pregnancy. A well nourished mother will give birth to a healthy child. बहुत कॉमन समझदारी वाली बात है कि एक अच्छा बच्चा तभी। और हमारे एआरटी सेंटर्स में बहुत सारे, सब एआरटी सेंटर्स में जरूरी नहीं है कि सब बच्चे जो है मदर टू चाइल्ड जो है वो पॉजिटिव ही हैं। इवन कि हम लोगों के पास हर एक एआरटी सेंटर में नेगेटिव बच्चे भी हैं जो प्रेग्नेंट पीएलएचआईवी से हुए हैं। और अगर उन बच्चों की अच्छी मदर ने एआरटी खाई होगी, अच्छा बच्चे ने आगे उसका प्रोफिलैक्सिस मिला होगा, तो ये सब चीजें हमने उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही समझानी है, ताकि वो आगे और बच्चे को प्रोफिलैक्सिस मदर का 32 to 36 वीक्स के अंदर उसका जो एचआईवी वायरल लोड होना है वो बताना, उसके कोई इश्यूज है उसको एड्रेस करना, ये सब चीजें उसी टाइम हो पाएंगी जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास आ रही है। उसके इश्यूज एड्रेस करेंगे, ताकि उसको हर एएनसी में कहाँ पे उसने अल्ट्रासाउंड में जाना है, उसका कहाँ कहाँ पे ब्लड टेस्ट होने हैं, ये सब चीजें, ताकि उसको बच्चे को कोई जेनेटिक इलनेस तो नहीं है। ये सब चीजें जो एएनसी में फॉलो अप में टेस्ट होते हैं, ये सब चीजें करवानी है उसको समझा के। और उसकी न्यूट्रिशन की तरफ खास ध्यान देना है, ताकि क्योंकि अगर वो नहीं लेगी उसका एचबी कम होगा बच्चे में। इन चीजों की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं आगे आगे, जैसे जैसे वो डिलीवरी के टाइम तक पहुंचेगी।
तो इनएडिक्वेट डाइट जो है वो अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी के अंदर। डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होगा? वेल बैलेंस डाइट उसको बताई जाएगी खाने के लिए। उसको बताया जाएगा कि अवॉइड रिच फ्राइड हाईली स्पाइस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फूड्स ना खाए। और अगर उसका मन नहीं कर रहा, कई बार मूड ऑल्टरेशन आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो अगर उसका मूड ऑल्टरेशन है तो 5 से 6 बार खा ले, छोटे छोटे मील्स खा ले, प्रोटीन ले, दूध पनीर अंडा चिकन जो भी उसकी पैटर्न है वेज नॉन वेज उस हिसाब से खाए, होल ग्रेन्स खाए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, रॉ फ्रूट्स को इंक्लूड करे, विटामिन सी को ले, फाइबर खाए, हाइड्रेटेड रहे, पानी खूब अच्छे से पिए, अच्छा साफ पानी पिए, रिच डाइट कैल्शियम में आयरन में जो जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से है उन सबको वो फॉलो करे। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है लैक्टेशन के दौरान, जो एक 350 किलो कैलोरी एक नॉर्मल इंसान में है, तो पीएलएचआई में 600 किलो कैलोरी ये और बढ़ जाती है। तो एडिशनल जो है उसी तरह से ये रिक्वायरमेंट्स है, उन चार्ट को फॉलो करें ताकि जो मदर है वो ना तो खाली प्रेगनेंसी के दौरान उस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे, लैक्टेशन के दौरान भी मदर जो है अपना अच्छा रोल प्ले करे, अच्छा खाना खाए और बच्चे को अच्छा आगे आउटपुट आए। तो फैट आयरन कैल्शियम विटामिन ए, अगर उसकी अच्छी डाइट नहीं है एटलीस्ट हम उसको सप्लीमेंट्स तो अच्छे से जो नेशनल प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन कैल्शियम जितनी भी मिलती हैं बच्चे को, विटामिन ए जैसे कि 6 महीने और 12 उसमें महीने पे डोज मिलती है, ये सब चीजें हम उसे बताएं कि जो जो प्रोग्राम में इंजेक्शंस हैं बच्चे के फायदे के लिए, मदर को हर एक चीज के लिए प्रेगनेंसी के दौरान टीटी के इंजेक्शन और वो सब गाइड करना है, और उसके बाद बच्चे का प्रोफिलैक्सिस उसको मैनेज करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक पीएलएचआईवी आ गया उसको सिर्फ ये नहीं कि ये बता दिया कि वहां गायनी में चले जाना, यहाँ से यहाँ चले जाना, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स समझनी है कि उसके हाउस होल्ड कैसा है और उसको क्या क्या कहाँ कहाँ से वो अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स ले सकती है, और क्या क्या हो सकता है उसके एसेसिबल सब कुछ हो लेकिन उसको यही ना पता हो कि मैंने ये चीजें अवॉइड भी करनी है। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए जो जो फूड अवॉइड करने हैं ताकि वो ज्यादा मिर्च मसाले ना खाए, उसको एक ये भी माना जाता है कि हाउस होल्ड हमारे घरों में कि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो माँ के लिए अच्छी हैं और कुछ कुछ बच्चे के लिए अच्छी हैं, और अगर लैक्टेटिंग मदर है तो वो अजवाइन खाए, मेथी खाए, सौंफ खाए, तिल खाए। जैसे कि वो लोग पंजीरी बना देते हैं कि आफ्टर डिलीवरी मदर के लिए ये अच्छी है, उसमें सौंठ होती है। मतलब ये प्रूवन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन ये चीजें यूज की जाती हैं। उससे कहते हैं कि उनको ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प होती है मदर्स को, जो न्यूली मदर्स है, तो वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। और हमारे नेशनल प्रोग्राम में जैसे हर एक मदर को ये समझाया जाता है कि उसने अच्छा वायरल लोड टीएनडी उसका अगर आया है कम है वायरल कॉपीज, और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है मदर ने, और वो ही मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा सकेगी जो एक हेल्दी मदर रहेगी। तो आपने उस मदर को पहले आपने पूरा एएनसी में अच्छे से हेल्दी रखा, और उसके आगे जो बच्चा है उसको हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा। उसको आप बताइए कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराए और उसको कोई अलग से खाना पानी देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि उसके अंदर परमिसिबल यही है कि आपकी जो इंजेक्शंस लगते हैं बच्चे को, या कोई अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लग रही हैं तो उसको विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स या कोई मेडिसिन जो पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करेगा वही। इसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में और कुछ नहीं है।
और एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग, अगर किसी कारणवश जो माँ है वो बच्चे को नहीं दे पा रही ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो एनिमल मिल्क, डेयरी मिल्क जो आता है या इन्फेंट फार्मूला, और जिस जिस कॉम्बिनेशन में वो बताया गया है उसको हाइजीनिकली प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि मतलब पानी लिया, घोला और उसको बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया किसी बॉटल में डाल के। उस उसको जो भी एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग जिसने भी चुना है, कि जिस भी कारण से चुना है, तो वो ये ध्यान रखे कि बच्चे का, एक तो बच्चे ने बढ़ना है तो उस बच्चे को बीमार नहीं करना हमने, उस बच्चे को अच्छे से, वो जो बर्तन है, कटोरी है, चम्मच है, वो साफ होने चाहिए, गर्म पानी से अच्छे से खौला के साफ करना है। और उसका जो फॉर्मूला है वो भी साफ पानी से बनाना है, और बना के उतना ही बनाइए ताकि बच्चे के हिसाब से, कि ना तो एक्स्ट्रा बना के रख लो, वो कोई काम नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ेगा बाद में। तो उतना बनाइए जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है, और बना के जितना बच्चे ने ले लिया उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बच्चे ने जब दोबारा लेना है तो नया फिर बनाना पड़ेगा। तो मिक्स फीडिंग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग प्लस अदर फ्लूड सच एज एनिमल और फॉर्मूला मिल्क ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ, ये फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो सिर्फ कोशिश करो हर एक मदर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क ही दे। और जो करंट नेशनल गाइडलाइंस है फॉर फीडिंग ऑफ HIV एक्सपोज एंड इन्फेक्टेड इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ्स, वो यही है कि जो मदर है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराए और वो कोई मिक्स्ड फीडिंग ना कराए, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि उसको करना पड़ जाए। अदरवाइज आप उसको कोशिश करें कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए। और अगर जैसे कि कोई कारण हो सकता है कि मैटरनल डेथ है या सिकनेस है या माँ के ट्विंस हो गए हैं, तो आप इंश्योर करिए कि जो पोस्ट नेटल HIV जो ट्रांसमिशन है उसके कंटेक्स्ट में वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड फीडिंग ना करे। जैसा एक कॉम्बिनेशन बताया जाता है जो इन्फेंट फार्मूला आते हैं उस हिसाब से वैसे वैसे वो उसको हाइजीनिकली दे। ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट, जो है अब जब 6 महीने तक तो वो दे सकते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद उसको धीरे धीरे आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड देन ओनली स्टॉप वंस अ न्यूट्रिशनल एडिक्वेट एंड सेफ डाइट विदाउट ब्रेस्ट मिल्क कैन बी प्रोवाइडेड, एंड मदर लिविंग विद HIV शुड ब्रेस्ट फीड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो जो माँ है वो 12 महीने उसको पिला सकती है एंड मे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 24 मंथ्स। और उसके बियॉन्ड भी अगर जैसे जनरल पॉपुलेशन जैसा उसका घर का हिसाब है उस हिसाब से वो ले सकती है, पर 12 महीने तक भी पिला ले इट्स सफिशिएंट। और एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग जो है वो सिचुएशनल है, जैसे जैसे उसके हिसाब से या मदर की चॉइस के हिसाब से है, और उसकी जो फॉर्मूला है वो उसके वेट और एज के हिसाब से वैसे वैसे उसको उसको इंक्रीज भी करना है जो फॉर्मूला फीड है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ये न्यूट्रिशनली टेलर मेड है। जैसे एक मदर में आ गया वो टेलर मेड है, उसको कुछ भी घोलना करना है नहीं। इसकी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चे के अंदर, सो आगे इन्फेक्शन होने से बचाता है बच्चे को। और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई अर्टिकेरिया वगैरह या कोई इन्फेंट फार्मूला से किसी बच्चे को एलर्जी भी हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन इससे माँ के ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को किसी को एलर्जी नहीं होती। इकोनॉमिकल भी होता है, और माँ और बच्चे का आपस में बॉन्ड अच्छा बनता है, माँ बच्चे को लेके बैठती है, बच्चा मदर को फील करता है। तो इनके आपस की एक अच्छी साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं रिलेशन बिल्डअप के अंदर। और एक ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी माना गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है ये प्रोसेस है बनाने का जिससे कि जो आप लेके फॉर्मूला फीड उसको आप बनाते हैं और उसको बाद उसको बच्चे के स्टमक साइज और उसको देखते हुए वेट के उसको दिया जाता है। अब ना तो वो जो फॉर्मूला बनाया है वो बिल्कुल पतला पतला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पानी जैसे,
कि आपने जैसे ये स्लाइड में देख रहे हैं, जो चम्मच से फर्स्ट में है जो पानी से एकदम से पोर हो रहा है, जैसे एकदम से टिल्ट किया चम्मच और वो गिर रहा है, और दूसरे में इतना थिक है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, उसको टिल्ट भी किया हुआ है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा। और जो तीसरी वाली स्लाइड में हम देखेंगे तो उसमें वो एक आगे जैसे एक टंग टाइप जैसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें वो एक राइट कंसिस्टेंसी है कि आपने चम्मच टिल्ट किया और हल्का सा आगे आ गया, बहुत ज्यादा थिक नहीं है कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा थिन नहीं है उसकी कंसिस्टेंसी। ऐसा वाला फॉर्मूला फीड जो है वो बच्चे को देना है। अमाउंट ऑफ फूड्स टू ऑफर, उसका जो कैसे कैसे देना है, जो 6 महीने का है उसको सॉफ्ट पॉरेज, वेल मैश्ड जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उनको अच्छे से मैश करके, क्यों, ताकि बच्चा जो है अपने अंदर उसको फंसा ना ले गले में। तो आपने बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स पर डे प्लस जो ब्रेस्ट फीडिंग चलती रहेगी। और अमाउंट जो है 2 to 3 टेबल स्पून फुल, इतना ही एक टाइम, क्योंकि बच्चे का पेट बहुत छोटा है और वो मल्टीपल फीडिंग्स लेता है, तो उस हिसाब से उसको इतना सफिशिएंट रहेगा। 7 to 8 मंथ्स में आप मैश्ड फूड्स डाल सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से 3 टाइम्स पर डे हो जाएगी। और जो उसकी जो अमाउंट है वो 2/3 कटोरी, मतलब 2/3 कटोरी जो है उसको आप दे सकते हैं। और 9 से 11 महीने का अगर बच्चा हो जाता है तो उसमें फाइनली चॉप्ड, उसको हल्का हल्का चॉप करके भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आप जैसे उसको गाजर देंगे वो क्योंकि टीथिंग आ चुकी है, हल्के हल्के दांत है उसके पास, वो उसके ऊपर चबाएगा, तो उससे हल्के हल्के चॉप पार्टिकल्स आप दे सकते हैं ताकि बच्चा ले ले। और ऐसे मील्स और स्नैक्स आप 3 मील्स दे सकते हैं। और जो कटोरी का साइज जो पहले 2/3 था वो 3/4, 3/4 कटोरी हो जाता है। और 12 से 24 महीनों में आगे जो फूड्स है वो चॉप या हल्के हल्के मैश करके हाथ से आप उसको उसी हिसाब से दे सकते हैं। और जो अब कटोरी का साइज है वो जो 250 ml वाली कटोरी है वो फुल कटोरी आप उसको दे सकते हैं। वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स जो है वो आपको बच्चे को देनी है। और ये नहीं है कि हाँ वैरायटी ऑफ फूड आइटम देनी है तो सारे तरह के फूड आज ही तुमने आज ही ये भी टेस्ट करना है, आज ही हमने आपको ये भी खिलाना है। अभी धीरे धीरे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड्स होते हैं। और ताकि बच्चे बच्चे को, कई लोग ये सोचते हैं कि चीनी मिला के दे दो सब, कि बच्चे का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि बच्चे को बहुत ज्यादा सॉल्टी या मीठे की तरफ ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं होता। आप नहीं भी डालोगे मीठा तो भी बच्चा खा लेगा। तो आप जो जैसा फूड जैसा कंटेंट है उसको वैसे वैसे ही खिलाने की कोशिश करिए और स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करिए। आज हो सकता है उसको केला नहीं पसंद आया, ऐसा नहीं है कि आपने जबरदस्ती उसको केला खिलाना ही खिलाना है, क्यों डॉक्टर ने बताया था केला खाना बहुत अच्छा है, तो आप उसको जबरदस्ती उल्टी नहीं करानी बच्चे को। धीरे 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 मैश करके आलू, सेब, केला, सूजी से बना हुआ दलिया, जो ये धीरे 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 चीजें इंट्रोड्यूस करिए बच्चे को। पहली चीज हो सकता है आज लाइक नहीं हो रहे, लेकिन धीरे धीरे आप उसको खिलाओगे उसको पसंद आएगा। तो उसकी ग्रोथ के लिए उसकी उसी एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नजर में रखते हुए उसको आप धीरे धीरे ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करिए और उसको तरीके से खिलाइए। एनहांसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, आपने उसको बताना है कि कैसे पॉरेज या मिल्क बनाना है। एडिशनल शुगर, जैगरी, बटर, घी, ऑयल ये डालने हैं जस्ट टू एनहांस द न्यूट्रिटिव वैल्यू, कि इतना नहीं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा चीनी का टेस्ट बच्चे को नहीं है, घी ऑयल का टेस्ट नहीं है, लेकिन उसके फूड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए वो आपने उसमें डालना है। स्प्राउट दाल जो होगी उसको आप मैश करके खिला सकते हैं। पीनट्स जो है, मूंगफली जो है, उसको आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना लो और उसकी बेबी फूड में डाल के उसको वो खिला सकते हैं।
और जो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट जो होती है बच्चे की, वो टूल्स जो है वो हमारे वाइट कार्ड्स के पीछे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। और वो पीडियाट्रिक जो ये हाइट वेट चार्ट्स है, उन्हीं के हिसाब से वो बने हुए हैं। तो इसमें बच्चे का हेल्थ स्टेटस, वेट, हाइट, लेंथ, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, इन सब चीजों को देखते हुए मेजर करके आप उनके ऊपर निशान लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। और उससे आपको पता चल जाएगा उसकी डिविएशन किस तरफ है, कि अपर साइड में अच्छी ग्रोथ की तरफ है, या नॉर्मल ग्रोथ चार्ट की तरफ है, या उसका अंडर न्यूट्रिश्ड है। तो इसमें जो पर्पस है वो ये है कि वेदर द चाइल्ड इज ग्रोइंग नॉर्मली, और उसका कोई ग्रोथ पैटर्न जो है वो खराब है, इस चीज को मेजर करने के लिए रेगुलर मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग ऑफ वेट एंड हाइट ऑन अ ग्रोथ चार्ट हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ फॉल्टरिंग। तो अगर उसकी कोई ग्रोथ में फॉल्ट आ रहा होगा तो हमें पहले पता चल जाएगा, इसीलिए हम करते हैं। और बच्चे का जब भी वो फॉलोअप विजिट पे आता है तो उसको हमने ये करना ही करना है मेयर, ताकि उस बच्चे की आगे हमें पता चल सके कि ग्रोथ कैसी हो रही है। वेट जो है उसका एवरी विजिट, वो तो हम हेल्दी जो इंडिविजुअल आते हैं हर एक का करते ही हैं, लेकिन बच्चे के मामले में वेट वेट गेन होना चाहिए। और लेंथ उसकी एवरी 3 मंथ्स मेजर, हाइट जो है एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, जो बच्चा 5 साल से ऊपर है उस करना है, और 3 मंथ्स जो है 2 से 5 साल। और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस टू बी मेजर फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये जो चार्ट है इसमें हमें वेट फॉर एज बॉयज, ये हमारे वाइट नेको कार्ड के अंदर लगे हुए हैं। इसमें अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो हम स्टैंडर्ड से डिविएशन पता लगा पाएंगे कि उसके बच्चे की किस तरफ है। ये गर्ल्स के लिए है और ये हमारे नेको कार्ड के अंदर लगे हुए हैं। और ये ग्रोथ इंडिकेटर बताते हैं हाइट, लेंथ फॉर एज, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट एंड लेंथ। और 0 to -2 स्टैंडर्ड डिविएशन ये नॉर्मल है, ये दोनों लड़का और लड़की दोनों के लिए। और अगर -2 से ज्यादा हो गया, -3 तक, तो स्टंटिंग, अंडरवेट हो गया। और जो उसका -3 स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया तो इसका मतलब है कि वो सीवियरली स्टंटेड है, सीवियरली अंडरवेट है, और इसके ऊपर वर्कअप होना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। अगर ग्रोथ जो प्लॉटमेंट है जो फर्स्ट फिगर के हिसाब से है तो इसका मतलब है कि वो ग्रोइंग वेल बच्चा है, और माँ उसका अच्छा से ध्यान रख रही है, बच्चा हेल्दी है, न्यूट्रिस्ट है। और अगर फ्लैटनिंग हो चुकी है उसकी, तो उसकी असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है कि उसकी आगे ग्रोथ जो है वो बढ़ क्यों नहीं रही। और अगर वो ग्राफ जो है वो प्लॉट नीचे की तरफ होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा अर्जेंट क्लिनिकल असेसमेंट की जरूरत है, कि उसका वेट फॉल क्यों कर रहा है, उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, इसको अर्जेंटली हमने देखना है। ये सारे ग्रोथ असेसमेंट हैं चार्ट्स। इन चीजों को हम मेजर करते हुए उस बच्चे का स्कोर निकाल के उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसको हम आगे आगे उसकी कॉज ऑफ डेविएशन जो है उसका कर्व का क्यों है, उसकी कौन सी कोई क्लिनिकल उसको प्रॉब्लम है, या उसको कोई और दिक्कत है, या उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, जो जो उसका रूट कॉज है उसको ढूंढ के हमने उस बच्चे को आगे हेल्दी उसके पैटर्न में लेके जाना है, ताकि उसका जो ग्रोथ चार्ट है वो आगे अच्छा बने। तो यही सब मिड आर्म सरकमफ्रेंस देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आजकल बीएमआई कैलकुलेटर्स होते हैं, हम सबके फोन में एप्स हैं, उसमें आप निकाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन 0 to 14 years। तो साइन ऑफ सीवियर विजिबल वेस्टिंग और एडिमा प्रेजेंट इन बोथ फीट अगर हो, वेट फॉर हाइट अगर हमने बीएमआई निकाला,
और वो -3 Z स्कोर आया है, या उसकी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो 115 mm से कम आई है इन चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 60 months, तो हम ये मान सकते हैं कि वो सिवियरली माल न्यूट्रिश्ड बच्चा है और उसकी पुअर वेट गेन है। उसकी ये सब चीजों को ना उसका ये न्यूट्रिशनल लॉस हो उसकी, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल लॉस रहेगा उसकी हर एक चीज के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, बच्चा उसकी सुस्त पड़ा रहेगा और उसकी ब्रेन एक्टिविटी वैसी रहेगी, उसको ढीला और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोई ना कोई गेन कर लेगा। तो ये चीजें मतलब इट्स अ चेन रिएक्शन फ्रॉम वन टू अनदर, अनदर टू अनदर। उसमें बच्चे के बीमार होने के चांसेस और उसकी सिचुएशन खराब होने के चांसेस, तो जितना जल्दी हो सके जब भी बच्चा आपके पास आता है आप कोशिश करिए कि छोटे बच्चे को अच्छे से असेस करो, ताकि उसकी जो असेसमेंट जैसी जहां पकड़ में आए आपको लगे कि हाँ इसमें अभी कोई जरूरत है इंटरवीन करने की, वहीं पे करिए ताकि बच्चा जो है हेल्दी रह सके और आगे उसकी जो वेट गेन हो और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है उसमें कम आए। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो है वो of HIV infected children. In general, feeding guidelines for HIV infected infants and children are the same for healthy children. तो उनकी बस एक एनर्जी डिमांड्स जो है वो इंक्रीज्ड है। इफ एन इन्फेंट इज कंफर्म टू बी HIV infected, the mother should be strongly encouraged to breastfeed exclusively for 6 months and continue breastfeeding up to 2 year or as per the general population. Complementary foods are introduced at the age of 6 months, जैसे कि बताया कि weaning start कर देते हैं 6 महीने पे। The quantity and frequency of food is increased as the child grows older. The food consistency is also gradually made thicker and variety is also introduced, adapting to the child's requirement and abilities. तो जो बच्चे की उसकी जैसे जैसे मैंने बताया कि बच्चे को जैसे एज और वेट बढ़ रहा है और उसकी एज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आज हमने थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 चम्मच से करते हुए हम 2/3 कटोरी पे आए, फिर 1/3, फिर हम एक पूरी कटोरी पे आए। इसी तरह से एज के हिसाब से कि हाँ बच्चे की अब डाइटरी इनटेक इंक्रीज कर रही है, तो उस हिसाब से हम बच्चे को बड़ा आगे आगे और आगे आगे अच्छे अच्छे फूड्स की तरफ बच्चे को लेके जाएंगे, कि इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज ये भी खाना है ये भी खाना है, और अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक उसको बच्चे को, अगर वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेता है तो अंडा, मीट, चिकन, जो भी उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। ये नहीं कि हमने आज ही इंट्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक है वो इतना प्रिपेयर नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ सब चीजें एकदम से खिलाएंगे। हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंट है। उसके आपके पड़ोसी का बच्चा और किसी और का बच्चा दे आर डिफरेंट, उसकी खाने का पैटर्न डिफरेंट है। हो सकता है वो उस चीज को उतना पचा ना पाए, आप बोलोगे कि नहीं उसका बच्चा इतने खा लेता है तो इसको भी इतने, ऐसे जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करिए, उल्टी कर देगा बच्चे का न्यूट्रिशन और खराब हो जाएगा। धीरे धीरे फूड इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए, कि ये नहीं कि हाँ एक बीमार बच्चा कर दे हम ओवर न्यूट्रिशन के चक्कर में कि हाँ हमने बहुत अच्छे से उसको खिलाया। तो मदर का भी जो PLHIV है उसका भी न्यूट्रिशन का हमने ध्यान रखना है जब वो ANC में हमारे पास आती है, और बच्चे का जैसे जैसे वो अपने मदर के साथ फॉलो अप विजिट्स पे आता है तो उसका भी हमने ध्यान रखना है। तो जो टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है वो इस टेबल पे चार्ट में दिखाया गया है, उस हिसाब से है, उसी हिसाब से हम आगे उसको प्रिस्क्राइब करते रहेंगे। हाउ टू इंक्रीज एनर्जी इनटेक, एसिम्टोमेटिक होगा तो 10% एडिशनल एनर्जी इनटेक देनी है। पुअर वेट गेन है, अगर इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स है
तो हमने उसको 20 to 30% एडिशनल एनर्जी नीड्स, और सिविलली मालन्यूरिश्ड बच्चा है तो उसको 50 to 100% एडिशनल एनर्जी, क्योंकि सिवियरली मालन्यूट्रिश्ड है, उसके पास है ही नहीं, उसको तो हम डबल ट्रिपल करके चीजें खिलाएंगे धीरे 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 धीरे, तभी उसके अंदर कुछ जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ आएगा। तो एडिशनल कोई ऑयल है, शुगर है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीजें, कोई एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा बनाना, एक्स्ट्रा कुछ कुछ करके उसके अंदर डाइट में इंक्रीज करेंगे, ताकि उस बच्चे के अंदर आगे एनर्जी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी हो पाए। ये 6 to 9 years और 10 to 14 years का चार्ट है उसी हिसाब से। तो एनर्जी नीड्स ऑफ HIV infected children are as per nutritional status and classification: growing well and asymptomatic 10% extra energy, poor weight gain or increased energy needs 20 to 30% extra energy, or need for extra calories met by giving additional household food as per the balanced diet। तो सपोर्टिव मेजर्स में क्या है कि इंश्योर करना है कि एक बैलेंस्ड खाना उसको बच्चे को मिले। विटामिन ए सप्लीमेंट्स जो है बच्चे को 6 months पे, फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज, फॉलोइंग जो डोज है उस पैटर्न में 6 to 12 months के लिए और 1 to 5 years के लिए। डीवर्म करना है हमने हर एक बच्चे को 6 months, फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फिर कंटिन्यू कोट्राइमोक्साजोल प्रोफिलैक्सिस, जैसे जैसे कि उसका EID डायग्नोसिस, अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस का जो चल रहा है, उसके हिसाब से बच्चे का DBS होना है। पहले उसको प्रोफिलैक्सिस में ARV मिलना है, फिर उसका DBS होना है, उसका कोट्राइमोक्साजोल थेरेपी शुरू होना है, उसी हिसाब से उसके आगे फॉलो अप ऑफ DBS होना है। तो इन पेशेंट विद रीसेंट हिस्ट्री ऑफ डायरिया उसको जिंक मिलना है, उसको रेगुलरली प्ले और एक्टिविटीज में डालना है, इम्यूनाइजेशन के लिए समझाना है। फीडिंग अ चाइल्ड ड्यूरिंग इलनेस, अब बच्चा बीमार होगा तो उसकी कोई खाने में रुचि नहीं रहती, उस लिथार्जी, अनकंफर्टेबल वो बच्चा पड़ा रहता है, सिक बच्चा। तो उसको बच्चे को हमने एक कंफर्टेबल फील कराना है, उसको उठाओ, थोड़ा साफ करो, स्पॉन्जिंग करो, उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली फीड करो, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फीड, जो उसको पसंद हो, जो उसकी लाइकिंग का फूड हो वही दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे जब बीमार है तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं एक न्यू फार्मूला फीड लाके इसको खिला लूं, उस टाइम पे अगर उसको लाइक ही नहीं होगा तो वो खाएगा ही नहीं, और आप उसको और ज्यादा बीमार कर सकते हैं। तो उसको वैरायटी ऑफ फूड फ्लूड, उसको अटेंशन चाहिए, उसको कोई खिलौनों से खिला दिखा दिखा के खिलाइए, ताकि उसका इलनेस में भी अच्छा न्यूट्रिशन हम दे पाए। न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस, डिक्रीज इनटेक हो जाती है, इंक्रीज लॉस ड्यूरिंग इलनेस हो जाता है। तो केयर गिवर को है उसको एडिशनल मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी, मैश्ड वेजिटेबल्स, पोटैटो, राइस, दाल, इन चीजों में उसका ध्यान रखते हुए उसको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स दे, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें कि एडिशनल व्हीट, राइस, सूजी, नट्स, ये सारी चीजें बच्चे को खिलाएं। फॉर यंगर चिल्ड्रन जो है जो खा सकते हैं उनको क्रश्ड नट्स, पीनट्स उनको दें, और छोटे बच्चे हैं तो उनको पेस्ट बना के दें, और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री कुछ क्रिस्पी डाल दें ताकि वो बच्चे को और अच्छा खाना लगे। फ्राइड फूड्स जो हैं बच्चों को ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा फ्राइड फूड ना देके थोड़ा आप उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री उसको हल्का मसाला डाल के दें, ताकि बच्चे को उसका टेस्ट इनहांस हो जाए। फीड एंड फीडिंग ए चाइल्ड ड्यूरिंग रिकवरी, उसको एक्स्ट्रा मील, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा रिच फूड, और पेशेंस के साथ खिलाना है। बच्चा अगर बीमार है तो ये केयर गिवर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि उसको पेशेंस होना चाहिए। अगर वही इम्पेशेंट होके खा ले खा ले खा ले, उसके मुंह में ठूस करके बंद कर दे कि नहीं खाना ही है, तुमने खाना ही है, डॉक्टर ने बोला है तुमने ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पेशेंट होना चाहिए, अभी नहीं खाया,
थोड़ी देर बाद रुक के खा लेगा, थोड़ी दोबारा से पेशेंटली खिलाए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको बस तूने खाना ही खाना है, मैं तुझे मारूंगी, मैं तुझे खिला के ही रहूंगी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और गिव एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीड फॉर, और फ्लूइड्स उसको दें। फूड सेफ्टी, कीप योर सेल्फ योर सराउंडिंग क्लीन, यूटेंसिल क्लीन, कीप रॉ एंड कुक्ड फूड सेपरेटली। और जो खाना एक बार बन गया वो खराब ना हो जाए उसका ध्यान रखना है, और उसकी डीजनरेशन नहीं होनी चाहिए। हो सके तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही बच्चे को दें। और फूड जो है वो थॉरोली कुक होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई जर्म्स ना हो। फूड एक सेफ टेम्परेचर के अंदर ही रखना चाहिए। रेफ्रिजरेट करना है या कैसे, अगर किसी के पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो उतना ही बनाए ताकि जो जर्म्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन रहे। अच्छा साफ पानी हो, नहीं आप फिल्टर है तो कोई बात नहीं, आप उसको उबाल के यूज करिए। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। Thank you so much, ma'am, for facilitating this important session. Any questions from the participants? कोई भी सवाल हो आप अभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, या तो आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन को लेके किसी का कोई सवाल हो? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you once again for facilitating this session. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now. ओके, Thank थैंक यू you. सो मच।